हेलो गाइस, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल और फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो नर्सिंग का कोर्स करेंगे या पैरामेडिकल या फार्मेसी का। तो मेरे चैनल पे प्रिपरेशन कराई जा रही है। अभी प्रीवियस ईयर भी मैं कराया था तो लगभग 600 प्लस वीडियो मेरे चैनल पे है। तो काफ़ी स्टूडेंट तो रिवाइज कर रहे हैं वीडियो चैनल पर, और अभी तो ये समझिए कि 80% स्टूडेंट पता नहीं क्या कर रहे हैं कि रिवाइज नहीं कर रहे हैं वीडियो। हर वीडियो में मैं यही बोलता हूं कि वीडियो को रिवाइज ज़रूर करें। लगभग 600 वीडियो है चैनल पर, प्लेलिस्ट क्रिएट है, सभी वीडियो आप लोग ज़रूर अभी देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय भी है। अगर ये मान लीजिए अभी ये कौन सा महीना है, अगस्त ख़त्म हो गया, अभी शुरू हो गया सितंबर आपको शुरू हो गया। सितंबर के बाद अक्टूबर में फॉर्म आने लगेंगे, तो कब रिवाइज करेंगे आप? यही नहीं आपको कंफर्म हो रहा है कि अभी आप कब शुरू करेंगे पढ़ाई। तो चलिए, मैं तो अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जो पहले वीडियो बनी थी, तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिजिक्स से शुरू करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को तो आप लोग ज़रूर लाइक करें। वीडियो को लाइक नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं, बस अपना ये सेल्फिश मत बनिए। सेल्फिश बनने से कुछ होगा नहीं। चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो फिर वीडियो अच्छी आएगी, तो मज़ा आएगा फिर। तो चलिए ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग प्लीज़, अगर अभी आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनती है। ऐसे तो वीडियो नहीं बनती। अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि वीडियो बनने में कोई मेहनत नहीं लगता, तो एक वीडियो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बना के देख लीजिए, अपलोड एडिट करके देख लीजिए, कितना समय लगेगा पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टर्स ऑफ 50 मिली हर्ट्स कैरिंग स्टेडी करंट दे दिया गया, 2 एम्पियर करंट दे दिया गया। ये देख लीजिए 2 एम्पियर की अपरिवर्ती धारा वाहित करने वाली 50 मिली हर्ट्स स्वप्रेरितों वाली एक कुंडली में संग्रहित ऊर्जा। तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी पूछ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर फार्मूला आपको पता होगा तब। तो इसमें देख लीजिए सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा है। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का क्या दे दिया गया है, इसमें देख लीजिए। इसमें 50 मिली हर्ट्स क्या दे दिया गया है आपको, ये लेंथ दे दिया गया है 50 मिली हर्ट्ज। जो इंडक्टेंस की कॉइल की लेंथ है ये 50 क्या दे दिया गया है, यल इक्वल टू 50 मिली हर्ट्स दे दिया गया है। तो इसको मिली हर्ट्स में जब चेंज करेंगे हर्ट्स में, तो ये 50 इंटू 10 के पावर -30 हर्ट्स हो जाएगा। ये आप लोग कर लीजिएगा। अब करंट कितना पास हो रहा है, कॉइल से कितना करंट पास हो रहा है, तो वो हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो आई इक्वल टू कितना करंट पास हो रहा है कॉइल से, 2 एम्पियर पास हो रहा है। अब एनर्जी स्टोर कितना इंडक्टर में एनर्जी स्टोर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला तो पता होना चाहिए पहले। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला ये होता है, ये देख लीजिए, हाफ यल इंटू आई स्क्वायर होता है। अब इसी में आप रखेंगे एकदम वैल्यू ना, तो एग्जैक्ट हो जाएगा। यल की वैल्यू कितनी थी, अब यल की वैल्यू आप देख लीजिएगा 50 इंटू 10 के पावर -3 थी। तो यहीं पे लिख लीजिए 50 इंटू 10 के पावर -3 लिख लीजिए, और इंटू आई का स्क्वायर है। तो आई कितना था, 2 था, तो 2 स्क्वायर है, तो एक बार और 2 करेंगे, तो एक बार और 2 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 1 2 से 1 2 ये इसको काट दीजिए, फिर 50 गुणे 2 मतलब 100 ये देखिए कितना आएगा, 100 इंटू आएगा 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 लिख लीजिए। अब एक माइनस में है ना, तो इधर ले जाएंगे, 1 2 3 यहाँ ले जाएंगे, तो आपका ये आ जाएगा आंसर 0.1। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस टफ क्वेश्चन भी था, क्योंकि अगर आपको क्या नहीं फार्मूला नहीं याद होगा किसका, स्टोर्ड एनर्जी का, इसमें आपको फार्मूला याद करना था। 2 कॉन्सेप्ट था इसमें, हाफ इंटू यल आई स्क्वायर था, ये एक आपको याद होना चाहिए था, और इसको 50 मिली हर्ट्स को हार्ट में चेंज कर लेना था। तो ये इसमें 2 कॉन्सेप्ट अच्छा था। तो ये अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। ये मोटर कार इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दे दिया गया 100 मीटर। इफ इट्स
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। अब रिजल्टेंट एक्सीलरेशन थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, बट थोड़ा ये अगर अच्छे से फार्मूला पता होगा तो आप ये एकदम सही कर पाएंगे। तो इसमें देख लीजिए टेंजेंशियल ये दिया गया है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या दे दिया गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे आप लिख सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया इसमें। और अगर आप इसमें देख लेंगे ये क्या दे दिया गया, मूविंग विथ स्पीड दे दिया गया, वेलोसिटी मतलब 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। और अगर बात करेंगे रेडियस की तो r = 100 मीटर दे दिया गया। अब इसमें टेंजेंशियल आप इसको ये पता होना चाहिए ना कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है पहले आप ये देख लीजिए ना, सेंट्रीपिटल ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन = क्या होता है, v²/r होता है। अब ये देख लीजिए, अब इसी में आप रखेंगे v² कितना था, v² 20 था तो 20 × 20 करेंगे, फिर अपान r कितना था, r 100 था तो 0 से 1 0 काटेंगे, 0 से 1 0 तो 2 दूना 4। अब आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आ गया, 4 आ गया। अब यही तो आप निकाल लिए। अब और आपको क्या ये देख लीजिए भी तो आपको पहले से ही दिया गया है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जब आप निकालेंगे तो उसका एक फार्मूला होता है आपका, रिजल्टेंट में निकालना है तो रूट में जाएंगे, रूट में क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आपका अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 20 आया था, कितना आया था, 4 आया था, 4 आया था, इसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी दी थी इसमें 3 दी थी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 3 वाली, और 4 हम लोग निकाले थे यहाँ रख दीजिए, क्योंकि हम लोग क्या निकाले थे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये जब वैल्यू दोनों रखेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो रख के चाहे देख लीजिए आप, ये देख लीजिए √3² प्लस 4²। अब यहाँ 3 3 9 हो जाएगा और 4 4 16 मीन्स रूट में 5 हो जाएगा। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि √25 का मान कितना 5 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा हैं, अगर आपको फार्मूला पता होगा तो फिर ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो पाएंगे, अन्यथा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर, एक 2 वेक्टर का क्या दे दिया गया, यूनिट दे दिया गया 17 एंड 7 यूनिट दे दिया गया, 17 और 7 दे दिया गया। इफ़ 2 वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ, दिए गए वेक्टरों को परिणामी के अधिकतम और न्यूनतम परिमाण क्रमशः 17 और 7 इकाइयाँ हैं। यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समकोण पर हैं तो उनके परिणाम का परिमाण क्या होता है। तो इसमें ये जान लीजिए, इसमें आपका आर मैक्सिमम और आर मिनिमम दिया गया है। आर मैक्सिमम जैसे ये होता है, आर मैक्सिमम हो जाएगा आपका ए मार, फिर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर ये दोनों हो जाएगा, ये 17 दे दिया गया है इसका आर का वैल्यू, और एक मिनिमम की वैल्यू 7 दे दिया गया है। जब इसको आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें देखेंगे आंसर नंबर 4th आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो 13 यही आंसर आएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम 4 टाइम इनिशियल वैल्यू द न्यू मोमेंटम विल बी। एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है, नया संवेग होगा। तो नया संवेग क्या होगा, ये भी क्वेश्चन हम लोग को देखना है कि नया संवेग क्या होगा। तो इसमें आप लगाएंगे, एक फार्मूला होता है ना, तो इसमें p² ऐसे भी आप लगा सकते हैं, p² p² लगा दीजिए, 1/4 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2p1 आ जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ का, इनिशियल जो वैल्यू थी ना उसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि 4 आ ही रहा तो 2 इसका डबल कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये थोड़ा यंग मॉडुलस से क्वेश्चन आता ही है, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए एकदम अच्छे से।
इस क्वेश्चन में अगर पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि यंग स्लिट का पूरा फार्मूला जो होता नहीं है, जैसे इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए स्ट्रेन का फार्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा यल अपान यल होता है। इसको आप 1/100 भी कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ 1% दे रहा है तो 1/100 में हम लोग निकालेंगे। अब इसमें ये एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये भी फार्मूला पता होना चाहिए। हाफ इंटू यही क्या होता है स्ट्रेन, ये स्ट्रेन जो अभी ये लिखे हैं इसका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, फिर उसके बाद इंटू क्या हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा। अब यही जब आप निकालेंगे तो अभी देखेंगे एकदम ये अच्छे से आ जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ वायर जो लेंथ है ये दिया गया है 2 × 10⁻10 न्यूटन। तो अब ये आप इसी में फार्मूले में रखेंगे तो आपका अभी जो फार्मूला रखे थे हाफ इंटू स्ट्रेन वाला तो 1/100 करेंगे क्योंकि 100 हम लोग देखे थे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे इंटू 2 इंटू कितना दिया गया है 10⁻10 दिया गया है। जब ये आप काट पीट करेंगे आप तो फिर कितना आएगा, क्योंकि ये देखेंगे आपका 10 कितना आ जाएगा 10⁻6 आएगा, माइनस में नहीं प्लस में ही आएगा, 10⁻6 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1000 का जब करेंगे स्क्वायर दिया गया है ना तो ये आपका इसमें 2 2 4 वैल्यू यहाँ से उड़ जाएगी ये वाली, तो ये चीज़ हो जाएगी और 2 से 2 यहाँ से काट देंगे तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालोगस ऑफ। एक निकाय पर लगने वाला बलाघूर का घूर्णी क्या एनालॉग क्या होगा, तो इसमें एनालॉग पूछ रहा है। एनालॉग क्या होगा तो इसमें फोर्स इन लीनियर मोशन होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम रटने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ इतना दिया गया है, इनिशियल और फाइनल दिया गया है। और व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बाथ, जल स्नान के प्रारंभिक और अंतिम तापमान दिया गया है। स्नान के तापमान की वृद्धि क्या होगी तो 22.08 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायमेंशन ऑफ रिजिडिटी। अब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसमें द डायमेंशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस का डायमेंशन बताना है। और ये देख लीजिए दृढ़ता मापक का आयाम क्या होगा, रिजिडिटी मॉडुलस का डायमेंशन काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या होता है, इसका ये फार्मूला ही होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्ट्रेस अपान स्ट्रेन ये हो जाता है। तो इसमें अगर आपको स्ट्रेस पता होगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है ये F अपान A होता है। अब F का आपका क्या होता है फोर्स का ML, ये इसका फोर्स का डायमेंशन तो एकदम रटा होना चाहिए, MLT-2 हो जाएगा। और क्या एरिया का क्या होता है L² होता है। अब L² ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में एक ही L बचेगा, यहाँ जैसे हैं ऐसे ही बच जाएगा तो -1 हो जाएगा क्योंकि L² जाएगा ना तो L माइनस में जाएगा और एक L आपके पास है तो एक L कटेगा, एक L से एक L माइनस रह जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, ये जब आप लगाएंगे तो ML-1 T-2 हो जाएगा। यही होता है किसका प्रेशर का, इसका प्रेशर का भी डायमेंशन यही होता है। तो ML-1 T-2 अब देख लीजिए कौन से फार्मूले में आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट फार्मूले में मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द एरिया अंडर फोर्स डायमेंशन ग्राफ। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें क्या होता है। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन भी है तो ये देख लीजिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अब फोर्स टाइम एरिया बल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र देता है, तो इसमें क्या क्षेत्र देगा ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप एकदम अच्छे से पढ़े होंगे तो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए ना। ये फोर्स टाइम पूछ लिया ना, फोर्स टाइम, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम होता ही है। तो इसमें फोर्स टाइम ग्राफ पूछ रहा है तो इम्पल्स ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्लेट हैज लेंथ दिया गया है, ये प्लेट की लेंथ दी गई है सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी चौड़ाई इतनी दी गई है। देन द एरिया ऑफ द प्लेट, और ये क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ द प्लेट का पूछ रहा है कितना होगा।
तो इसमें लेंथ जो दिया गया है और ब्रेथ दिया गया है, फिर उसके बाद एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसमें आप वैल्यू जब रखेंगे, पुट करेंगे, फिर आप इसका डेल्टा ए भी निकालेंगे ना, तो डेल्टा एल डेल्टा बी जब पूरा टोटल करेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें आपका 0.25 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस ये देख लीजिए 0.25, यही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, और ये थोड़ा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट भी है। ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट ये बीटा पार्टिकल, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है और ये इमिट क्या करता है, बीटा पार्टिकल इमिट करता है। अब बीटा पार्टिकल इमिट करता है दी पेरेंट्स एंड डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट्स और डॉटर न्यूक्लियाई के रिलेशनशिप बताना है। एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, जनक पेरेंट्स और संतति नाभिक हैं। तो जो पेरेंट्स और डॉटर उसके क्या होते हैं, तो पेरेंट्स और डॉटर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक बीटा है ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक बीटा पार्टिकल है और एक बीटा पार्टिकल इमिट्स ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो इमिट करता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स ये होते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल जो होते हैं ये यही होते हैं बीटा पार्टिकल -1, ये बीटा पार्टिकल्स हैं। अब ये इमिट कर रहे हैं, तो बीटा पार्टिकल्स जब इमिट होता है तो इसके एटॉमिक नंबर में कोई कमी नहीं आती है, 0 ही होता है एटॉमिक नंबर। बट इसके जो जेड की वैल्यू होती है उसमें 1 की कमी आ जाती है। ये देख लीजिए डेल्टा जी जो एटॉमिक मास होता है उसमें कितनी 1 की कमी आ रही है, तो क्या हो जा रहा है इसमें +1 प्लस Z+1। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे तो फिर हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, अभी एकदम एग्जैक्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे ये रेडियो एक्टिव नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो बीटा कण ये देख लीजिए, ए एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास हो गया। अब बीटा पार्टिकल इमिट करा दीजिए, बीटा पार्टिकल आप इमिट कराएंगे तो जो आपको मिलेगा ये देख लीजिए, जो आपको मान लीजिए मिल रहा है ये Z+1, एक वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें एटॉमिक नंबर जो है ये तो सेम है, ये देख लीजिए ये एटॉमिक नंबर जो है ये सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट इसमें एटॉमिक मास जो है इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी एटॉमिक मास। अब ए की वैल्यू सेम है और Z की वैल्यू डिफरेंट होती है, वो किस में होती है, तो वो होती है आइसोबार्स में। आइसोबार में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट उसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम एक ही वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों कराएंगे ना, फिजिक्स का केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम का लगेगा, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जादू तो है नहीं कि 5 मिनट में हम 50 क्वेश्चन करा देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को लॉन्ग ही देखना पड़ेगा, और देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, उसमें मेरा कुछ नहीं लॉस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन से हम लोग भी 10-15 क्वेश्चन देख लेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकराइड। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक डाइसैकराइड नहीं है। तो ऐसे मैं बताया भी था एक ट्रिक, MALTS, माल्टोज, लैक्टोज, और एक बताया था ये दोनों ऐसे मिला लीजिए, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों क्या होते हैं, डाइसैकराइड होते हैं। अब इसमें कह रहा है कौन सा इसमें डाइसैकराइड नहीं है, तो इसमें लैक्टोज भी दिया गया है, ये भी डाइसैकराइड होता है, माल्टोज भी और सुक्रोज भी, बट डेक्सट्रोज जो होता है ये डाइसैकराइड नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट लगाएंगे, डेक्सट्रोज ही लगाएंगे, क्योंकि नॉट डाइसैकराइड पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है घुमा फिरा के, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से कर लेना है। रट भी सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है ना तो आपको लगाना नहीं है। जैसे ये देख लीजिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम द ग्राउंड स्टेट 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें क्या पूछ रहा है,
इसमें कुछ पूछ नहीं रहा, देख लीजिए। निम्नतम अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ये टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में होता है ना, ये तो दे दिया गया। ये टोटल जो होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है, तो ये -13.6 अपान 2 के स्क्वायर। अब इसको 2 के स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 तियाँ 12 होता है और 4 चौक 16 होता है, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी आ जाएगी। इसको 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 13.6 काटेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो अब करेक्ट ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर 3 एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। और एकदम अच्छा भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने के चांस भी हैं। which of the following structure change will not affect want of factor dilute solution। निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन एक तनुकृत विलयन के वांट ऑफ गुणांक को प्रभावित नहीं करता। तो कौन सा इसमें प्रभावित नहीं करता, आइसोमेराइजेशन ऑफ सोल्यूट। जब विलय का समायोगीकरण जब किया जाता है तो ये वांट ऑफ फैक्टर को क्या नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड लगाएंगे। अगर कोई चीज़ सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो वो इफेक्ट करेगा, और अगर मिसलाइजेशन करेंगे सोल्यूट पार्टिकल को तब भी इफेक्ट करेगा, और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल करेंगे तब भी इफेक्ट करेगा। बट आइसोमराइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं करता वांट ऑफ फैक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन तो कुछ मान लीजिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, अगर वहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये मान के चलिए 50 to 60, ये मान के चलिए 45 to 50 क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं। तो इतना अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, 100 क्वेश्चन पूछ रहा, तो फिर आपको कोर्स तो अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, ना नर्सिंग का, ना पैरा का, ना फार्मेसी का। तो आपको 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये समझिए 70 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो फिर आपको अच्छा कोर्स मिलेगा। तो 70 कोर्स के लिए तो आपको बेस्ट मेहनत भी करनी पड़ेगी। 70 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, दी कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड। तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि हाइड्राजोइक का फार्मूला क्या होता है, तब उसके आप कॉन्जुगेट बेस निकाल पाएंगे ना। हाइड्राजोइक अम्ल का संयुग्मी क्षारक है, कॉन्जुगेट बेस बताना है हाइड्राजोइक एसिड का। तो हाइड्राजोइक एसिड का फार्मूला जो होता है ये N3H, इसको क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। अब हाइड्राजोइक एसिड का जब कॉन्जुगेट बेस हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाता है N3 लगा दीजिए और यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए, यही होता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, N3 के माइनस, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 कौन सा करेक्ट जाएगा, N3 -1 ऑप्शन नंबर इसमें 3rd ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द लॉस ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा ये है ना कि क्वेश्चन गलत होने के चांस भी हैं इस क्वेश्चन में, और अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका नहीं सही होगा तो ये क्वेश्चन 100% ये समझिए कि गलत ये क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गलत भी नहीं करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए। तो आपको न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब एकदम जब अच्छे से पता होगा ना, तब आप ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा लॉस ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज इक्विवेलेंट, एक न्यूट्रॉन की हानि के समतुल्य होगा। तो एक न्यूट्रॉन का आप क्या कर दीजिए, हानि करा दीजिए। जैसे एक न्यूट्रॉन का ब्रेकडाउन करा दीजिए, एक ये देख लीजिए एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है और इसमें मास नंबर 1 होता है। अब इसमें जब इसका कराएंगे, ब्रेकडाउन कराएंगे, तो ये क्या देता है, एक आपको प्रोटॉन रिलीज कर देगा और एक प्रोटॉन रिलीज़ कर देगा, और आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, फिर आपका एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज़ करता है। तो अब इसमें क्या लॉस ऑफ 1 बीटा पार्टिकल, एक यही बीटा पार्टिकल है, एक बीटा पार्टिकल को लॉस कर रहा है।
तो ये कोई ऑप्शन में देख लीजिए इंक्रीज प्रोटॉन, इसमें ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, ये लगाने के काफ़ी चांस हैं। लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल को लॉस कर रहा है, इंक्रीज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो बीटा पार्टिकल को तो लॉस करता है, लेकिन क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, इंक्रीज ऑफ 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को भी रिलीज करता है और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, लॉस ऑफ 1 बीटा पार्टिकल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है 60%, काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री। हाउ मच टाइम विल इट्स टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इतना दिया गया है 1/6, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई है, टाइम दे दिया गया है। अब आपको ये क्वेश्चन निकालना है, कितना निकालेंगे? जब सॉल्व करेंगे तो 4.6 × 10 के पावर -2 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इन EFCC स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको तो पहले उसके एटम्स पते होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट लिख लेंगे तो फिर आपका ये क्वेश्चन थोड़ा, अगर इसमें पूछा है टेट्राहेड्रल वाइड्स पूछा है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स अगर पूछ लिया ना, टेट्राहेड्रल यही लिख लीजिए, टेट्राहेड्रल TETRAHEDRAL, टेट्राहेड्रल वाइड्स अगर पूछ रहा है तो टेट्राहेड्रल वाइड्स इक्वल टू होता है 2n होता है, ये लिख लीजिए 2n होता है 2n। और यहीं पे ऑक्टाहेड्रल पूछता ना, ऑक्टाहेड्रल तो n सिर्फ हो जाता, तो यहाँ 2n हमको निकालना है। अब n क्या होता है? n जो होता है ये देख लीजिए 2n। अब यहाँ जो n है ना, यही तो होता है, क्या होता है n की वैल्यू, अगर यही तो आपको पता रहेगा तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। n जो होती है ये नंबर ऑफ आइटम होता है, नंबर ऑफ आइटम होता है, नंबर ऑफ आइटम या रैंक कहिए, नंबर ऑफ आइटम। जैसे सिंपल क्यूबिक सेंटर का SCC जिसको कहते हैं, यहाँ पे FCC दिया गया है ना, यहीं पे आप लिख लीजिए SCC का कितना होता है नंबर ऑफ आइटम? 1 होता है। और अगर आप बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC की बात करेंगे तो कितना होता है? 2 होता है। और अगर FCC की बात करेंगे तो कितना होगा? FCC की बात करेंगे तो 4 होगा। तो नंबर ऑफ आइटम को n भी कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ रैंक n कहते हैं। अब ये n की वैल्यू दी गई है, अब यहाँ पे FCC की बात कर रहा है तो 4 यहाँ पे रखेंगे, तो कितना होता है? नंबर ऑफ आइटम जो होता है n की वैल्यू होती है FCC में वो 4 होती है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2 × 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स जो FCC में हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बट उसके आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ आइटम्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता होना चाहिए। यहीं पे आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर SCC का, SCC, BCC और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका, तीनों का। तो SCC की अगर बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। BCC का 8 होता है और इसका FCC का अगर आप बात करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आप लोग लिख लीजिएगा CORDI CORDINATION कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन इन पर क्लोराइड एसिड। अब इसमें पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन पर नियमनिष्ठ आवेश फॉर्म क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन एकदम रट लीजिए। इसमें जो चार्ज होता है क्लोरीन पे पर क्लोरीन एसिड पर, तो इसमें कितना होता है? इसमें होता है +3। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन 0.21 मोलर सॉल्यूशन NH4OH हैविंग Kb की वैल्यू दी गई है और NH4OH 0.1 मिलियन में OH की सांद्रता क्या होगी? तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। 1.41, ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3rd ऑप्शन। तो 3rd ऑप्शन करेक्ट लगा लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड एग्जिबिट हाइब्रिडाइजेशन हेक्साफ्लोराइड में। अब ये अगर आपको ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, एक बार एक वीडियो उस पर बन जाएगी। तो सल्फर हेक्साक्लोराइड ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, तो इस पर 6 क्लोरीन बन जाएगा, 6 क्लोरीन लग जाएगी और इस पर कोई भी लोन पेयर आ नहीं रहा है। तो ये लोन पेयर नहीं आ रहा, तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑक्टाहेड्रल जाएगा। अब D2sp3 ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें पेयरिंग भी होती है ना, तो D2sp3 ऑक्टाहेड्रल ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। sp3d2 इसमें पेयरिंग नहीं होती, पेयरिंग होती तो डी ऑप्शन करेक्ट होता, बट ये 3rd ऑप्शन इनकरेक्ट है, 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट होगा, 3rd नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए हम लोग अब इसी वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी के पोर्शन बॉटनी से क्वेश्चन है सब। तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम द जीन दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑफ ऑन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ जीन। उस जीन का नाम बताइए जो जीन के एक सेट के लियांकन को ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बंद या चालू करने की काम करते हैं, तो वो रेगुलेटरी जीन होती है। जो आई जीन, इसी को तो रेगुलेटरी जीन कहते हैं, यही तो ऑन ऑफ करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। यही रेगुलेट करती है, तो रेगुलेटरी जीन ऑन ऑफ करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, 2nd क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछ रहा है, प्रॉपर्टी पूछ रहा है। आनुवांशिक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, तो मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट, ये तो सही है। नेक्स्ट मस्ट बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मस्ट बी हेलिकल होना चाहिए, मस्ट कंटेन प्यूरिन एंड पिरीमिडीन्स। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिप्लिकेट, प्रतिकृत बनाने की क्षमता होनी चाहिए, रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, तो ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दैट इज प्रोड्यूस बाय मिथाइलोबैक्टीरियम इज। मिथाइलोबैक्टीरियम के द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरण प्लास्टिक है, तो जो मिथाइलोबैक्टीरियम कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो ज़मीन पे मान लीजिए अंदर डाल दिए, उसको ढक दिए तो वो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, मतलब मिट्टी में मिल जाए, तो वही प्लास्टिक होती है बायोडिग्रेडेबल। तो वो मिथाइलोबैक्टीरियम से कौन सी प्लास्टिक इसमें बनती है, ये बनाना है, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्राई 3rd ए जीन इनकोडिंग प्रोटीन कंट्रोल। क्राई 3rd ए जीन इनकोडिंग प्रोटीन नियंत्रित किसको करता है, तो कोलोराडो पोटैटो बीटल्स को, कोलोराडो आलू बीटल्स, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रट लीजिए। इसमें देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ABC इतना इसकी वैल्यू दिया गया है। व्हाट इज़ द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, तो जिसकी जितनी वैल्यू दी गई है उसी हिसाब से ये करेक्ट होगा, तो BAC और CAB यही दोनों करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर आइदर BAC या फिर CAB, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द एक्सट्रैक्ट ऑफ व्हिच प्लांट लीफ इज बिलीव्ड इन इंक्रीज द ब्लड प्लेटलेट्स काउंट ड्यूरिंग डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के दौरान ना किस पौधे की पत्ती का अक्र के डेंगू बुखार के दौरान ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो जिस भी पेशेंट को डेंगू फीवर हुआ होता है उसका प्लेटलेट्स डाउन कर जाता है, तो प्लेटलेट्स डाउन कर जाने के तो बढ़ाना हो तो क्या इसमें यूज करेंगे, नीम यूज करेंगे या तुलसी या पपाया या पाल्म, तो इस सबको पता होगा। पपीता यूज करते हैं, जो पपीते के पत्ता यूज करते हैं, उसका छिलका यूज करते हैं, उसको पीस के पिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3rd करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने 1-2 बार कराया भी है। द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस।
फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन गया ना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो लीनियस साहब ने। लीनियस एक साइंटिस्ट थे। इज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट प्रेजेंटली बिकॉज लीनियस द्वारा दिए गए द्विजगत वर्गीकरण को वर्तमान में निम्न के कारण अपर्याप्त माना जाता है। मतलब इनका लीनियस जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे ना, ये एकदम अच्छे से वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई क्यों नहीं हुआ, लागू क्यों नहीं हुआ अच्छे से? क्योंकि अगर लागू हो गया होता तो 3 किंगडम ना आता, 4 किंगडम ना आता, 5 किंगडम ना आता। तो 3 किंगडम तभी आए, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। तो कौन सी कमियां रही थी? कमियां ये थी कि इनका जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ना, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर प्लांट और एनिमल ओनली। बड़ी संख्या में जीव ना ही पौधे या ना ही जानवरों के अंतर्गत आते थे, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाते थे एनिमल और प्लांट। नॉट डिस्टिंग्विश फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट। जो प्लांट होते हैं ये फोटोसिंथेटिक प्लांट और नॉट फोटोसिंथेटिक प्लांट के बीच को ये अलग नहीं कर पा रहे थे, विभेद नहीं कर पा रहे थे, डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे। इनके जो नियम थे दो टू किंगडम। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, नॉट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस सेलो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, वो चीज़ उसमें डिफाइन नहीं कर पा रहे थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तभी तो बाद में थर्ड आया तो बैक्टीरिया को अलग किया गया फोर्थ में जाके, ये चीज़ था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सभी कमियां थी तीनों, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी पोलन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नोटोरियस टू काज सीवियस रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम मीन्स जिससे हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, निम्नलिखित में किस पौधे के पराग श्वसन संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण के रूप में जाना जाता है? तो पार्थेनियम लैंटेना अकैसिया। तो पार्थेनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। ये इनकरेक्ट करने के ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन रिफर टू द सिचुएशन ऑफ। हार्मोन का सहक्रियात्मक क्रियापद निम्न में स्थित को संदर्भित करता है। तो सिनर्जिक्स का मतलब होता है, सिनर्जिक्स हार्मोन वो होते हैं जो हार्मोन मतलब दोनों साथ मिलके फंक्शन सेम काम करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर व्हेन टू हार्मोन एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? ये देख लीजिए, व्हेन टू हार्मोन टुगेदर बट बेरिंग अबाउट अपोजिट, ये गलत हो जाएगा। व्हेन टू हार्मोन एक्ट टुगेदर, साथ मिलकर, एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन, तो यही तो करेक्ट हो जाएगा। जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और समान कार्य में सहयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसी को सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens when the moisture content reduced by dehydration to prevent microbial growth in food? क्या होता है जब भोजन में सूक्ष्मजीव वृद्धि को रोकने हेतु निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम की जाती है? तो क्या होता है जब नमी की मात्रा कम कर देंगे तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द फूड इंक्रीज हो जाएगा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा जब उसको ड्राई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा फूड इंक्रीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भोजन में केवल विलेय की सांद्रता बढ़ती है, भोजन में विलेय की सांद्रता बढ़ती है और जल की सांद्रता घटेगी। कब? जब उसमें क्या होगा? जब उसमें निर्जलीकरण द्वारा नमी की मात्रा कम की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमर्सन इफेक्ट इज रिलेटेड टू द। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने के चांस भी हैं इस क्वेश्चन को। तो इमर्सन एक साइंटिस्ट थे, इमर्सन इफेक्ट, तो वो एक इफेक्ट खोज किए तो उसी पे इनका नाम भी रख दिया गया कि इमर्सन इफेक्ट। तो अब ये देख लीजिए, इमर्सन इफेक्ट कहीं पे भी दिखे ना तो इमर्सन इफेक्ट में जो फोटोसिंथेसिस होती है ना वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करती है क्योंकि ये किस पे वर्क किए थे? जो इमर्सन इफेक्ट, जो रॉबर्ट इमर्सन इनका पूरा नाम था, तो ये जो वर्क किए थे ना, ये क्या किए थे? ये एक इमर्सन इफेक्ट किए थे फोटोसिंथेटिक को बढ़ाने के लिए। क्या किए थे? ये वेवलेंथ प्रोड्यूस किए थे। जैसे मान लीजिए वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ? एक वेवलेंथ 700 nm की हो गई, नैनोमीटर की, एक वेवलेंथ 650 से कम हो गई। तो ये दोनों वेवलेंथ को उस पर क्या क्लोरोप्लास्ट पे दोनों इस पे क्लोरोप्लास्ट पे डाले थे, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस देखे थे कि बढ़ गया था।
तो इसमें देख लीजिए, इंक्रीज क्वांटम यील्ड फोटोसिंथेसिस व्हेन लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ आर प्रोवाइडेड टुगेदर। जब दो अलग अलग तरंगदैर्घ्य की रोशनी एक साथ प्रदान की जाती है तब प्रकाश संश्लेषण की क्वांटमी लब्धि में वृद्धि होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्पेशल फीचर ऑफ डिवाइडिंग सेल। जो विभाजक कोशिका का एक विशेष लक्षण क्या होता है? जो मैक्सिमम जैसे प्लांट में ना जो रूट वाला पार्ट होता है जहाँ पे डिवाइडिंग करती हैं सेल, वहाँ पे सबसे अधिक क्या देखेंगे? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखेंगे, लार्ज वैक्यूल तो लार्ज नहीं देखेंगे, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थिक सेल वॉल नहीं, डेंस साइटोप्लाज्म वहाँ पे होगा, डेंस साइटोप्लाज्म और डिवाइड ऑफ वैक्यूल्स का एब्सेंट होना। तो रिक्त, ये देख लीजिए, रिक्तकाहीन सघन कोशिका द्रव्य होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा बट उसमें वैक्यूल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों की जोड़ी ने डीएनए प्रतिकृति की अर्ध रूढ़िवादी विद्या को साबित किया? तो किसने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया? मिलर एंड यूरे ने, मिचेल्सन स्टाल ने, ह्यूगो डीवरीज, हार्सेचेज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड, मिचेल और स्टाल साइंटिस्ट थे, मिचेल्सन और स्टाल, जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन मॉडल दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड आप करेक्ट लगाएंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पे लिंक को शेयर करिए, मेरे चैनल को काफ़ी ग्रो कराइए। फिर अच्छी वीडियो आप ही लोग के लिए तो चैनल को क्रिएट किया गया है ना, तो आप लोग नहीं हेल्प करेंगे, मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन दूसरा।